अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, इस वक्त मुल्क में जो सबसे बड़ा सियासी तनाव नज़र आ रहा है वो है अडियाला जेल के बाहर, और मसला ये है कि वज़ीर आला केपी सोहेल आफरीदी और आम पीटीआई रहनुमाओं की इमरान खान से मुलाकात नहीं होने दी जा रही। खैर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सोहेल आफरीदी खुद जेल के बाहर धरने में बैठे रहे, पूरी रात सर्दी में आग जलाकर पार्टी क़यादत के साथ वो इस बात का मुतालबा करते रहे कि उन्हें अपने कायद इमरान खान से मुलाकात करने दी जाए। दूसरी तरफ पीटीआई की जो मरकज़ी क़यादत है वो वाज़े कह चुकी है कि अदालत के हुक्म के बावजूद मुलाकातें रोक दी गई हैं, और अगर ये सिलसिला ना रुका तो फिर मुल्क गिर एहतजाज होगा। दूसरी तरफ हुकूमत का मौक़िफ़ इसके बिल्कुल बरक्स नज़र आता है। वफाकी वज़रा बार बार ये कह रहे हैं कि मुलाकात ना होने की वजह जेल मैनुअल की खिलाफ वर्जी है, और ये कि वज़ीर आला का इमरान खान से मुलाकात का मुतालबा ही जेल क़वानीन के ख़िलाफ़ है, क्योंकि सियासी रहनुमाई लेने जाना कानूनन अलाउड नहीं होता उनके मुताबिक। अब यहाँ एक अहम बात यह है कि जेल मैनुअल हुकाम के जो कुछ नैरेटिव्स भी सामने आए, स्टेटमेंट सामने आए, जेल मैनुअल खुद उसके मुताबिक पंजाब की जेलों में हर कैदी हफ्ते में 5 सियासी हो या फिर आम लोगों से मुलाकात कर सकता है। यानी वो जो कैदी है वो अगर सियासी है या फिर आम है, 5 लोगों से उसकी मुलाकात हो सकती है, और हफ्ते में 30 मिनट उसको फ़ोन कॉल की सहूलत भी मैसर होती है। लेकिन ये सहूलत अच्छे रवैये से मशरूत होती है, यानी सुपरिटेंडेंट के पास ये इख्तियार होता है कि वो रवैये या कानून और अमन की सूरत हाल के खदशे पर मुलाकात रोक दे। और फिर ये भी हकीकत है कि अगर किसी कैदी के बाहर हंगामा आ रहा है, एहतजाज या फिर रश का ख़तरा हो मुलाकातों की वजह से, तो वो मुलाकातें मुअत्तल कर दी जा सकती हैं जेल मैनुअल के मुताबिक। अब जो पीटीआई के विजिटर्स हैं उनकी जानिब से देखा गया कि बार बार प्रेस टॉक्स की गई, जेल के बाहर धरने हुए, हंगामे हुए, तो जेल हुकाम ये कहते हैं कि जी इस वजह से हम उन्हें मुलाकात नहीं करने दे सके। लेकिन पीटीआई ये कहती है कि अदालती शेड्यूल मौजूद है, मंगल और जुमेरात को मुलाकातें शेड्यूल्ड होती हैं, तो फिर क्यों रोकी जाती हैं? तो फिर सवालात यहाँ पर बहुत से नाजरीन, बयानिए मुख्तलिफ हैं, सूरत हाल मज़ीद गर्म होती जा रही है, और अब असल सवाल ये है कि ये मामला कानूनी उसूलों का है या फिर सियासी कंट्रोल का। इसी बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजिया साकिब साहब, जफर अली साहब और पी जमीर साहब। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नज़ीर साकिब साहब, यहाँ पे 2 मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू सामने आ रहे हैं। एक तो जेल मैनुअल का जो बार बार रेफरेंस देती है गवर्नमेंट कि इसमें अलाउड नहीं है, फिर आप सियासी टॉक्स नहीं कर सकते जेल में, और ज़ाहिर खान साहब से अगर वज़ीर आला केपी मिलेंगे तो सियासी टॉक्स होंगी। फिर वो अमन अमान की बात भी करते हैं, बाहर एहतजाज की बात भी करते हैं। तो आपको किसका मौक़िफ़ ज़्यादा ठीक लग रहा है? मौक़िफ़ की तो हमारा पैनल आपको तफसील से बताएगा। देखिए, ये जेल मैनुअल जिसकी आप बात कर रही हैं, ये कोई 2-3 साल पहले की बात है या खान के जेल में जाने के बाद आया है कोई? और फिर ये जो जेल सुपरिटेंडेंट की बात हो रही है, क्या उसकी मजाल है? और आप किससे डील कर रहे हैं? आप एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, आप एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। तो सुपरिटेंडेंट जेल बेचारा कोशिश करते हैं कि उन मसाइल का जरा देखें, तज्जिया करें कि क्या मसाइल हैं, क्यों है, और उसके बाद ये है कि क्या होना चाहिए उसूली तौर पे। देखिए, पहला मसला ये है कि फैमिली ने और ये बेचारे ये जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने मिलना है अपने लीडर से। दूसरा मसला ये है कि मालूम करना है कि खान की सेहत कैसी है। खुदा का वास्ता कोई मसला तो नहीं, वो जिंदा तो है ना, ये दूसरा मसला है। तीसरा मसला, राब्ता ही नहीं है तो पता कैसे चलेगा कि एक पूरा प्रोविंस जो उनके पास है यानी केपी का, उसमें क्या यानी उनका लीडर क्या चाहता है। असली मसले 2 हैं वो हुकूमत की तरफ से। पहला मसला हुकूमत का ये कि 50 मिनट की मुलाकात होती है और उसके बाद वो 2.5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना, उससे हुकूमत घबराती है। ये नहीं कि कुछ हो जाएगा, ऐसे खाम बातें शुरू हो जाएंगी। वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से घबराते हैं क्योंकि उसमें 4-5 लोग बाहर आते हैं, अपनी अपनी बोलियां बोलते हैं, कुछ समझ ही नहीं आती कि बानी ने असल में कहा क्या। पहला मसला हुकूमत का ये। दूसरा ये है जो कि हुकूमत का मौक़िफ़ नजर आता है कि क्यों, कि वो ये चाहते हैं कि केपी के ये जो बने हैं ना वजीर आला, इन्होंने वजीर आला बनने से पहले जिस किस्म का लबो लहजा इख्तियार किया था, जो थ्रेटनिंग लैंग्वेज, जो डिफाइंस नजर आई थी, वो इनको अच्छी नहीं लगी। और इन्होंने प्रैक्टिकली बताया है कि बात की बात है राना सनाउल्लाह या ख्वाजा आसिफ या फॉर दैट मैटर शहबाज शरीफ या
पंजाब की चीफ मिनिस्टर, आप तो एक जेल सुपरिटेंडेंट जो है ना उसके मजमून मिन्नत है। तो ये मैसेज दिया जा रहा है अच्छा। कि आपकी पोजीशन इधर है। ये तो हो गया हमारा कि मसले मसाइल दोनों तरफ क्या है। ठीक है। अब ये है कि एक तरफ तो ये बताया जाता है कि जेल मैनुअल ये कहता है और जेल मैनुअल वो कहता है। जरा पूरा जेल मैनुअल पढ़ तो ले, वो क्या कहता है कि अगर कोई पार्लियामेंटेरियन, कोई भी पार्लियामेंटेरियन सिटिंग जो है वो पाकिस्तान की किसी भी जेल में क्या किसी भी वक्त नहीं जा सकता? क्या पार्लियामेंटेरियन एंड फॉर दैट मैटर चीफ मिनिस्टर ऑफ अ प्रोविंस, क्या वो किसी से मिलने नहीं जा सकता? इसका मतलब ये है कि ये जेल मैनुअल की कहानी और ये वाली सुपरिटेंडेंट वाली कहानी ये फसाड है, ये ऊपर से बताया जा रहा है। बाबा वो चीफ मिनिस्टर है एक सूबे का और बात जेल के कवानीन की है ही नहीं। अच्छा। ये वही जेलें हैं, ये वही जेलें हैं जिसमें कि नवाज शरीफ भी थे, इसमें यानी मरियम नवाज भी थी, इसमें जुल्फकार अली भुट्टो भी था। ये वही जेलें हैं और उसमें इस वक्त की आखिरी बात करने लगा हूं। देखिए, आप डील कर रहे हैं एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर से। एक तरफ तो जेल मैनुअल आपको दिखा रहे हैं ना, जरा ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पढ़ लीजिए, जरा ये देख लीजिए कि एक प्राइम मिनिस्टर जो है उसके पास एक डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होता है और वो पासपोर्ट उसको प्राइम मिनिस्टरशिप हटने के बाद भी मिलता है। वो डिप्लोमेटिक पासपोर्ट उसका जो लेवल है वो उसके बाद भी उसके पास रहता है, वो और उसकी बेगम के पास जी। अच्छा, अब उससे कम से कम ठीक है इमरान खान आपको अच्छा नहीं लगता, ठीक है उसकी बातें आपको अच्छी नहीं लग रही, लेकिन ये देखिएगा कि वो जेल में है। आप उसको कम से कम एक इंसान का दर्जा तो देंगे। और इंसान का दर्जा क्या है? इंसान का दर्जा ये है कि हफ्ते में एक मुलाकात, और फिर जब कोर्ट ने भी कह दिया एक मुलाकात करवाएं, उसकी किस चीज का डर है आपको? सर अगर गवर्नमेंट ये कहे कि मुलाकात रोकती है कि जी मुलाकात की वजह से वायलेंस इंस्टिगेट हो जाएगा, तो क्या ये सही प्रीटेक्स्ट है आपकी नजर में? वो तो अभी अभी आपने सुना, अभी अभी हुकूमत के एक रहनुमा ने कहा कि ज्यादा करेंगे आप, वो करेंगे जो नवंबर पिछले में किया था, करके देख लें, हम उससे भी ज्यादा सख्ती से निपटेंगे। तो वो तैयारी तो है। ठीक है। मुझे लगता है कि इस दफा, ये इस वक्त क्या आपके पास, मुझे लगता है कि इस दफा मुलाकात चीफ मिनिस्टर, हमशीरान, इसके अलावा भी कुछ है। अच्छा। अभी तक हमें समझ नहीं आया कि इसके अलावा क्या है, लेकिन नवाज शरीफ साहब की ये जो 3-4 दिन पहले की बातें हैं ना, उसमें से कोई ऐसी खुशबू आती है कि कुछ बन रहा है, इस मेल्टिंग पॉट में कुछ है। ये हुकूमत वक्त जो है वो इस हद, खौफजदा का लफ्ज मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा, इस हद तक वो कॉशियस है, मोहतात है, किसी किस्म का वो चांस लेना नहीं चाहती। कुछ दिनों बाद पता चलेगा। हिलाली साहब, आपको क्या लगता है क्यों रोकी जा रही हैं मुलाकातें इमरान खान से? क्या गवर्नमेंट का मौक़िफ़ आपकी नज़र में ठीक है कि वायलेंस इंस्टिगेट होता है, या फिर जो नजमुल साकिब साहब ने जिस तरफ इशारा किया कि वज़ीर आला केपी ने एक प्रोवोकेटिव और थोड़ा डिफाइंस में जाके एक लबो लहजा अपनाया था, तो इसकी वजह से गवर्नमेंट पर्सनल ले गई है, अगर हम सादा अल्फाज में कहें इस चीज़ को? देखिए, पहली तो सीधी सादी बात है कि एक कैदी जो है, जो एक नेशनल इंसरेक्शन चाहता है सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ, वो जब लोगों को मिलता है, वो उनको पार्टी डायरेक्शंस और ऑपरेशंस के बारे में बात करता है, वो अपने सेल से कंट्रोल करना चाहता है कि मुल्क में क्या होगा, क्या ये गवर्नमेंट उसको इजाज़त देगी ये सब करने के लिए? डज इट मेक सेंस? ऑफ कोर्स नॉट। नो। दूसरी बात है, एक आदमी जिसको आपने कहा चोर है, क्या आप चाहते हैं कि उस चोर को इंस्टिगेट करें अपने फॉलोअर्स को कि और घर में ब्रेक इन करें और चोरी करें? क्या वो उसको इजाज़त होनी चाहिए कि तुम अपने फॉलोअर्स को कहते रहें ये ऐसे करो और ऐसे करो? ऑफ कोर्स नॉट। ठीक है। तो ये तो हो गया जी गवर्नमेंट का पॉइंट ऑफ व्यू और व्हाट इज इट। ठीक है। जेल सुपरिटेंडेंट के बारे में बातें हो रही हैं, तो क्या उसको अब जेल सुपरिटेंडेंट ये वो कहता है कि इसका कंडक्ट ठीक नहीं है, लिहाजा मैं किसी को इसको मिलने नहीं दूंगा, वो जो भी उसने कहा, इसने शायद अगर उसने 1-2 गालियां दे दी हैं इसको तो वो भी ही कैन टेक ऑफेंस ऑफ दैट।
Right. اور میرا حق بنتا ہے ایز اے جیل سپرنٹینڈنٹ کہ میں اس کو وہ فیسلٹیز ڈینائی کروں آن بیڈ بیہیویئر, تو وہ اس کا بہانہ ہے. ہاں, اپوزیشن کہہ رہی ہے اور صحیح کہہ رہی ہے کہ جیل مینیول میں بے شک جو بھی ہو, جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کہتا ہے یو مسٹ اوبے دیٹ, اور جو بھی جیل اور واٹ ایور اٹ از یو مسٹ ابائڈ بائی دا لا, اور وہ لا ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کا ججمنٹ, اور گورنمنٹ کو وہ نہیں الاؤ کرتے کہ ان چیزوں کو تم روکو ایٹ لیسٹ وداؤٹ کنسلٹنگ دیم. تو میرے خیال میں ایوری باڈی ہیز اے کلیئر پوائنٹ آف ویو, بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از, تو اب ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا ہے. دیکھیے سیدھی سادی بات ہے, کیا آئی مین از دیر اینی ڈاؤٹ؟ ایک تو یونائٹڈ نیشنز میں تو کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے, ان کا تو جوڈیشل انڈیپینڈنس وہ کہتے ہیں ہیز بین سیریسلی انڈرمائنڈ ان پاکستان. تو آپ لوگوں کو یہ امید رکھنا کہ رول آف لا کے لیے رسپیکٹ ہوگا, وہ پاکستان میں وہ شاید نہ ہو. تو چلو یو این کا ہو گیا, مگر اکثر وجہ کیا ہے؟ اکثر وجہ یہ ہے کہ عمران خان جو ہے اس کا جو ڈھیٹ پن ہے وہ اگری نہیں کرتا ہے پریشر کو کم کرنے کے لیے, وہ اگری نہیں کر رہا ہے کمپرومائز پہ لیے. تو یہ جو باتیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ اتنا یہ ڈھیٹ ہو گیا ہے, یہ کچھ نہیں اگری کرتا ہے, تو ہم کیوں اگری کریں ٹو لیسن دا ٹو میک تھنگز ایزیئر فار ہم. اور فائنلی ان کی جو پالیسی ہے, آخر میں یہ کہہ دوں, there is a real serious concern, اور وہ سیریس اور جینوئن کنسرن ہے کہ اس کا جو ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز افغانستان اینڈ ٹو دی تھریٹ پوزڈ بائی دی افغان, وہ نیشنل سیکیورٹی کو انڈینجر کرتا ہے, اور وہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو ہم رسک نہیں کر سکتے. اور وہ وزیر اعلیٰ کے پی کو انفلوئنس کر سکتے ہیں, وزیر اعلیٰ کے پی کو انفلوئنس کر سکتے ہیں اس پالیسی پر, کیونکہ اس وقت کے پی کی سچویشن اور ٹیررزم سے نمٹنے کے لیے کے پی کی ضرورت ہے. کے پی کے وزیر اعلیٰ کی بڑی امپورٹنٹ اس وقت پوزیشن ہے, آپ سمجھتے ہیں انفلوئنس کر سکتے ہیں. بالکل. اچھا, یہ ویری امپورٹنٹ پوائنٹ جی. ایبسلیوٹلی. میر صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے کیوں ہرڈلز کریٹ کی جا رہی ہیں؟ حکومت کا انٹرنلی اس میں موقف کیا ہے, ارادہ کیا ہے؟ دیکھیے, سب سے پہلے تو اگر ہم کہتے ہیں نا جی, ہلالی صاحب نے اچھا ایک لفظ استعمال کیا, ڈھیٹ ہے. دیکھو وہ اس کا پرنسپل ہے, ہم اس کو ڈھیٹ کہیں گے. ہم نواز شریف کو بھی ڈھیٹ کہتے رہے, بے نظیر کو بھی کہتے رہے, آج عمران کو کہہ رہے ہیں, یہ ان کے اپنے پرنسپل کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں, ڈھیٹ ہے, ٹھیک ہے, گڈ ورڈ. کون کرتا ہے کمپرومائز؟ کوئی نہیں کرتا. تو the question is کہ اس کے اوپر جو جہاں ہمارا ایک ڈیڈ لاک ہے, میں ڈیڈ لاک نہیں کہتا, ہیڈ لاک ہے. یہ ہیڈ لاک جو ہے وہ نیگوشیشن کی طرف نہیں جا رہا. جب ہم اس موضوع پہ آتے ہیں کہ عمران خان کو آپ ملنے نہیں دے رہے, یہ عمران کا نقصان نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کا نقصان نہیں ہے, یہ پاکستان کا نقصان ہے, کیونکہ آپ کی جو انسلٹ ہے یہ آپ کے سسٹمز پہ انسلٹ جا رہی ہے. یہ ہمارے جوڈیشل سسٹم پہ ایک انسلٹ ہے کہ ایک جیل سپرنٹینڈنٹ وہ ایک سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جو بھی ان کے ججز ہیں ان کے اس کی وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں. سو ویئر از دا رول آف لا دین؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں جو مرضی کرے گورنمنٹ کا رائٹ ہے, جو مرضی کرے, بٹ سپرنٹینڈنٹ جیل اگر وہ ایک کورٹ کے آرڈرز کو نہیں مانے گا تو مجھے بتاؤ کہ دنیا کے اندر آپ مجھے بتا دیں کہ کیا رول آف لا کو ایکسیپٹ کریں گے پاکستان میں؟ پلیز اس کا مجھے کوئی جواب دے دیں. ٹھیک ہے. ایک دوسرا آتا ہے سوال کہ یہاں سوشل میڈیا پہ یہ سارا پرسیپشن, اور میں اس کو کہوں گا مس پرسیپشن, اب یہ جو ہمارا جوڈیشل سسٹم ہے اس وقت جو ہم پرٹیکولرلی عمران خان کے کیس کو اسٹڈی کر رہے ہیں, لائرز کی سن لو آپ, انٹرنیشنل لوگوں کی باتیں سن لو آپ, تو مجھے بتاؤ نقصان کس کا ہے؟ پارٹیز کا نہیں ہے, ایز اے نیشن ہمارا سب کا ہے. کیونکہ اگر ہمیں یہاں انصاف, ایک جب صحیح بات ہے نجم ثاقب صاحب نے کیا, یار انسان کو تو تم کر دو خدا کے لیے. آپ نے یہ بدتمیزی آپ نے عمران اس کے نواز شریف کے ساتھ کتنی کی ہے. لانڈی جیل میں اس انسان کو آپ نے کک ماری ہے یار, میں نام لے لوں, کک ماری ہے آپ نے اس ایک سیٹنگ ایکس پرائم منسٹر کو. ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ دھکا دو, ہاؤ کین یو ڈو دیٹ؟ یہ جب ادھر آئے تھے چکلالہ پہ رابل لاؤنج کے اندر جو ان کے ساتھ ہوا, میں نے جنرل مشرف کو بتایا تھا, میں کہا سر یہ غلط ہوا ہے ایک سیٹنگ پرائم منسٹر کے. اینی انکوائرڈ, انہوں نے انکوائری بٹھائی تھی,
اور اس کے اندر کون ملوث تھا؟ پنجاب پولیس. میں آپ کو بتاتا ہوں. اچھا. پنجاب پولیس ملاوٹ. یس صاحب. میجر عامر ان کے جو ملٹری سیکرٹری جو بھی تھے ان کو انہوں نے بلایا اندر کہ یہ پیچھے کیا مجھے بتا رہے ہیں. میں نے کہا سر everybody was okay. ISI, FIA اور جتنے بھی انٹیلیجنس کے ہیں سب were immaculate except the police نے جس طرح ان کو دھکے دیے ادھر جا کے when he was going to the toilet. میں کہا سر that is unacceptable and جنرل مشرف agreed with me کہ یہ میں نے بالکل نہیں کہا تھا کہ یہ اس طرح کی چیز ہو. اب بات یہ ہے کہ اوپر سے کچھ اور آرڈرز آتے ہیں, نیچے کچھ اور آرڈرز ہوتے ہیں. اب اگر آپ کسی کا ایک بیسک نرائل کرو گے, آج یہ آپ کے پاس سنہری موقع ہے رامین, یاد رکھیے سنہری موقع ہے فار ڈیموکریسی. یہ بحال کر لو. آپ نے 70 کے اندر جو الیکشن آپ نے کیا ہے نا 56 نہیں دیے اس کو, تو آپ کا بیڑا غرق ہو گیا ڈیموکریسی کا. آج آپ کے پاس ایک گولڈن ایک اپرچونٹی ہے کہ یہ پولیٹیکل پارٹیز کو شور کرنا ہے کہ نہیں, اس آدمی کو پورے اس کے رائٹ ملنے چاہیے. کیا انہوں نے خود نہیں دیکھا کہ ان کے لیڈرز کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ کیا یہ گلوٹ کریں گے کہ نہیں اس کے ساتھ یہ ہونا چاہیے؟ نہیں, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو تو بہت بہتر سہولیات ملی ہوئی ہیں, ہمیں تو یہ سب نہیں ملتا تھا. وہ تو یہ کہتے ہیں سہولیات کی بات نہیں ہے, سہولیات کی بات نہیں ہے, بات ہے پرنسپل کی. آپ پرنسپل کی بات کریں, سہولت کو چھوڑیں. آپ جو جس کا بی کلاس ہے اے کلاس ہے وہ ہے, لیکن سہولت کی بات کریں, ان کو اجازت دے دیں. یار وہ کسی سے بات کرے گا ریولوشن آ جائے گا, کیا طوفان آ جائے گا؟ پہلے بھی کر رہے تھے, نواز شریف بھی کر رہے تھے, بے نظیر بھی کر رہی تھی. اور بے نظیر کی بات کرتے ہیں, جب آصف زرداری جیل میں تھے ان کو پرمیشن کس نے دی تھی؟ چودھری شجاعت نے ایز انٹیریئر منسٹر ٹو گو اینڈ سی آصف زرداری ڈسپائٹ اگینسٹ آل آڈز. یہ ہوتی ہے ڈیموکریسی, اس کو ہم ڈیموکریسی کہتے ہیں. لیکن آج آپ کی ڈیموکریسی یہ نہیں ہے. اور یہ میں آپ کو بتا دوں, دس از ناٹ اے گڈ میسج گوئنگ آؤٹ, بیکاز کل اللہ نہ کرے کل اگر ان کی پوزیشن خراب ہوگی ان کے ساتھ وہی ہوگا. تو وائی ڈونٹ یو آل اسٹینڈ ٹوگیدر؟ کیونکہ آپ نے پولیٹیکل کیسز ایک دوسرے پہ ختم نہیں کرنے ہیں. یہ میں آپ کو ابھی لکھ کے بتا دیتا ہوں. یہ گیم چلتی رہے گی کیونکہ یہ گیم ہے گیم آف تھرونز, گیم آف پاور, اور یہ چلتی رہے گی. اور اس کے اندر ایک ہی ہے کہ اگر آپ کو ڈیموکریسی چاہیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ٹالرنس دکھانی ہے. جو قومیں تنقید اپنے آپ پہ برداشت نہیں کرتی وہ آگے نہیں, جو قومیں اپنے آپ پہ تنقید نہیں برداشت کرتی ہیں وہ آگے نہیں جا سکتی. یاد رکھیے. بالکل ٹھیک ہے جی. نجم ثاقب صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ایک چھوٹا سا سوال ہے ہم سب کے لیے کہ اس وقت بات ہو رہی ہے کہ خان صاحب کے ساتھ ملنے نہیں دیا جا رہا لوگوں کو, تو تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ 4.25 سال جب خان صاحب پرائم منسٹر تھے تو اس وقت جیلوں میں جو سیاسی قیدی یا بڑے بڑے لوگ تھے ان کے ساتھ کیا سلوک؟ سر وہ اے سی اتارے جا رہے تھے اور انہوں نے جا کے یہ یو این میں بھی بولی تھی بات, یو ایس گئے ہوئے تھے. شاید جیل سپرنٹینڈنٹ جو ہے وہ بتا سکے, شاید کہ جیل سپرنٹینڈنٹ پتہ نہیں یہ وہی تھے یا ابھی کے ہیں, بتا سکے کہ اس وقت ہدایات کیا ہے. یہ تو ریکارڈ پہ آنی چاہیے, ریکارڈ پہ آنی چاہیے. ہلالی صاحب آپ بھی کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ جی دیکھیے, انہوں نے پی جے نے کہا ہے کہ گولڈن مومنٹ ہے. اگر یہ گولڈن مومنٹ آپ ان لوگوں کو دے دیں, اس عوام کو, تو میرے خیال میں کوئی ایک سیٹ بھی نہیں جیتے گا ان کے خلاف جو بھی کھڑا ہو. کس کے خلاف؟ عمران خان کے. اور اس کے بعد اس کے بڑا پریشر آئے گا کہ اس قسم کے قانون لائیں اور ایسی حرکتیں کریں جو پھر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کسی کے ساتھ, اور اس میں پھر وہ مارے جائیں گے. ٹھیک ہے. دیکھیے, the fact of the matter is forgive نہیں, بدلہ نہیں. وہ کہتی ہے نا ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج. ڈیموکریسی کس قسم کا ریونج ڈیموکریسی نے دیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں؟ اس قسم کا it's not the best revenge. Forgiveness is the best revenge. ہلالی صاحب, یہ افغان طالبان کی کمزوریاں ہیں, ریاستی کمزوریاں ہیں, انسٹرکچرڈ سسٹم ہے جس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے, یا پھر واقعی وہ دانستہ طور پر دہشت گرد گروہوں کو اسپیس دے رہے ہیں, اور پھر ان کا موٹیو کیا ہے؟ بڑا سیدھا سادہ بات ہے جی, اسٹریٹ فارورڈ, نو ڈاؤٹ واٹس ایور. ٹیرر ایز این انسٹرومنٹ آف پالیسی فار افغانستان. افغان ٹی ٹی اے کا ٹیرر جو ہے انسٹرومنٹ آف پالیسی ہے.
اور یہ ہے وقت جب ہم ان کو کہنا چاہیے, اور کہہ رہے ہیں ہم, روکو نہیں تو ہم ایکٹ کریں گے. ٹی ٹی پی جو ہے ان کو, یہ گورنمنٹ جو ہے افغانستان ٹی ٹی اے کا, ان کو عام ڈرونز بھی استعمال کرنے دے رہے ہیں. اب دیکھیے, لک ایٹ دیٹس اے میسو ایسکلیشن. اچھا اب دیکھیے میرے خیال میں لیٹس لک ایٹ دی اوور آل پکچر. ٹی ٹی اے ٹی ٹی پی کو پراکسی بنایا ہوا ہے, ہندوستان ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی کو پراکسی بنایا ہوا ہے, اور اسرائیل, کبھی نہ بھولیں جو اسرائیل سب سے بڑا ان کا جو ایم ہے کہ پاکستان کو ڈی نیوکلیئرائز کریں, اسرائیل انڈیا ٹی ٹی اے اور ٹی ٹی پی کے تھرو ایک پراکسی وار چاہتا ہے ٹو ڈی اسٹیبلائز پاکستان. ریمبر دس, یہ ہے دا گرینڈ پکچر. ٹھیک ہے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ٹھیک کر رہے ہیں, ہم لڑ رہے ہیں, ہم کہہ رہے ہیں ہم ماریں گے, اور مارنا چاہیے, انشاءاللہ ماریں گے, مگر ہم نے ایک اور چیز کرنا چاہیے, ایک کاؤنٹر فورس ہمیں سیٹ اپ کرنا چاہیے. کاؤنٹر فورس کمپرائزنگ ایران, چائنا اور تاجکستان, اور ہم خود کیوں نہیں ایک فورس ہم ترجیح کرتے؟ کرنا چاہیے, کوشش تو کرنا چاہیے. ہم تو لڑیں گے بیکاز ہمارے خلاف ڈی اسٹیبلائزیشن چھوڑیں جی. انہوں نے اب تو سیدھا سادہ کہتے ہیں کہ اٹک تک ہمارا ہے پاکستان, اور یہ جو ہیں سب لوگ, یہ سب ہمارے, دے شوڈ بی ان افغانستان. رائٹ. اب دیکھیے سیدھی سادی بات یہ ہے کہ افغانستان کیوں بنا تھا؟ افغانستان ایک کارٹلیج بنا تھا بٹوین ٹو ایمپائرز, رشین ایمپائر اینڈ دا برٹش ایمپائر. وہ چاہتے تھے کہ یہ دونوں ہڈیاں جو آ کے ایک کو نہیں لگیں, اس لیے اگر لگیں گے تو لڑیں گے تو دونوں کا نقصان ہوگا. تو اٹ وڈ بی گڈ ٹو ہیو اے کارٹلیج, وہ جوائنٹ کے درمیان جو ایک سافٹ ٹیشو ہوتا ہے جو ان کو لگنے نہیں دیتا ہے. تو انہوں نے ایمریٹس آف بخارا کو توڑ کے انہوں نے یہ افغانستان بنایا. افغانستان میں کون ہے؟ تاجکس ہیں, ازبیکس ہیں, ترکمین ہیں, اور پشتون ہیں, اور ہزارے وال ہیں. اب دیکھیے آپ کو اس وقت وہ جو کام تھا افغانستان کا, that's over. You don't need Uzbeks to have Uzbeks جو افغانستان, ان کا تو اپنا ریپبلک ہے, ایک الگ ریپبلک ہے, دا ریپبلک آف ازبیکستان. ایک زمانے میں وہ نیوکلیر پاور ہوتا تھا, اور ہوتا اگر انہوں نے روس کو نہیں کہتے ٹھیک ہے تم یہ ہتھیار لے جاؤ. نیکسٹ از دا ریپبلک آف تاجکستان, جن کے خلاف اب وہ یہ کر رہے ہیں. تاجکس کے لیے تاجکستان, ترکمین جو ہیں ان کے لیے ترکمینستان, اور پشتون, ہمارے پاس زیادہ پشتون ہے نسبتاً افغانستان, وہ بھی آ کے ہمیں بھی جوائن کر سکتے ہیں, اور ہزارہ واز آر دیر آلسو. دیکھیے کہنے کی بات صرف یہ ہے, واٹ از دا پرپس آف دس, واٹ کنٹری از اٹ, دس اسٹیٹ آف this uncertain, uneducated, extremist concoction called Afghanistan. اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہم لوگ سب کو لڑائے, ان کا ٹیریٹری سب کے خلاف, ہم سب کے خلاف استعمال ہو by powers which are even outside the game. افغان امریکہ ہو یا اسرائیل ہو, افغانستان کی ان ادر ورڈز وہ ہمیں کہتے ہیں نا کہ اٹک تک تو پاکستان ہمارا ہے. میں کہتا ہوں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے, تم بنے تھے کوئی مختلف پرپس کے لیے, اب تمہارا وہ پرپس ختم ہو گیا ہے. there is no need for a cartilage, there are no empires. اور اگر تم استعمال اپنا زمین کو تم استعمال کرنے دو گے, دیکھیے جب میں بے نظیر کے ساتھ تھا بار بار میں اس کو کہتا تھا what are you doing, who are you mixing with. ان لوگوں کے اور آپ ایک ماڈرن پروگریسو اسلام اور یہ ٹی ٹی اے کا کیا مقصد ہے, کیا ہے ان میں جو ہم لوگ ان کو بھائی بھائی کر کے پیسے ویسے دے کے آرمامنٹس کر کے سب سے گالیاں کھاتے ہیں. میر صاحب پالیسیز رہی ہیں اس طرح کی جس کی وجہ سے ظاہر ہے خمیازہ بھی بھگت رہے ہیں ہم, بٹ اب جو ہم اسٹریٹجی بنا رہے ہیں ساتھ میں جب ہم ورلڈ پاورز کو بھی دیکھتے ہیں وہ بھی افیکٹ ہو رہی ہیں افغان ٹیررزم سے. ہاؤ ڈو یو تھنک از دا وے فارورڈ ٹو کمبیٹ؟ دیکھیں افغانستان اور پاکستان پہ اتنی کتابیں لکھی ہیں, ہندوستان پہ تو یہی ہیں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں, اور ہر قسم کے تجزیے اور اس پہ بات چیت ہوتی ہے, لیکن مسئلے وہی ہیں.
आज हम जिसकी बात कर रहे हैं ये कौन है? ये पहले मुजाहिदीन थे, जी जी जी, और मुजाहिदीन जो है उसके बाद जब इनमें आपस में इत्तेफाक नहीं हुआ, ये हिकमत यार को ले लो, ये दोस्तम को ले लो, और भी कई हैं, आपने ये उसको अहमद शाह मसूद को ले लो, जब इनकी आपस में नहीं बनी तो जीत किसकी हुई थी? 27 सितंबर 1996 में 1996 में किसकी हुई थी? तालिबान की। तालिबान ऊपर आ गए बिकॉज ऑफ द क्वारलिंग ऑफ द नॉर्थ एंड साउथ फोर्सेस। अब यहाँ ये जो फोर्सेस हैं ये बैठ गई हैं आपके ऊपर आके, ये किसी मोड़ पे बैठना, ये चेंज होना नहीं चाहती। इनके अंदर अपना एक दिमाग है जो कि दुनिया के साथ मैच नहीं करता, और यही वजह है कि ये किसी के साथ इनकी ना बन रही है। और अब गेम सारी रामीन बहुत पुरानी गेम है। नॉर्थ में हमारे पास क्या है? चाइना है। ईस्ट में कौन है? इंडिया है। और वेस्ट में कौन है? अफगानिस्तान है, ईरान। बीच में गेम है, एक जगह है जिसको हम कहते हैं वाखान, एक कॉरिडोर। गेम वहां की है और ये गेम बड़ी पुरानी है, और ये जो गेम है ये कहीं ना कहीं मटेरियलाइज हो जाती है। अब इनके आप कह रहे दोस्तियां, आपने ताजिकिस्तान, इसकी भी हमने बात कर ली है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वहां भी डिसकंटेंट है। अफगानिस्तान आज, मैं अफगानिस्तान को नहीं कहूंगा, ये जो तालिबान है आज जिन्होंने कब्जा किया अफगानिस्तान के ऊपर, ये खेल रहे हैं हिंदुस्तान के हाथ में। और ये हिंदुस्तान के हाथ में क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर खुद इतनी इंडिजिनस मूवमेंट्स है, वो एक डाइवर्जन उसने क्रिएट किया हुआ है इस रीजन को खराब करने के लिए, ताकि इनके मुतालिक कोई बात ना करे और पाकिस्तान और अफगानिस्तान लड़ते रहे। तो ये कब तक इनमें अकल आएगी, इन लोगों के अंदर आ सकती है। फिर हम कहते हैं रीजनल पीस एंड हार्मनी। मैं आपको बताता हूँ ये क्या है। ये किताब इसने लिखी है, इसने क्या है, इसका नाम शाकिर, अफगानिस्तान ओनली कंट्री वेयर इवन गॉड वीप्स। अब मुझे बताओ कि ये कितने दर्दनाक है। और फिर हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन ऑफ अफगानिस्तान, ये इन्होंने आपस में किया है। और मैं तो अपने मुल्क को देखता हूं कि जो आज हम कर रहे हैं, क्या अल्लाह ना करे कल ये हमारे साथ भी ये होगा। हम इत्तेफाक क्यों नहीं करते हैं? सबको अफगानिस्तान में पावर की जरूरत पड़ी थी, आज देख लो कब पावर कहाँ चली गई है, किसके हाथ में चली गई है। वही चीज हम पाकिस्तान में कर रहे हैं। बात है। देखो, जब तक हम एक दूसरे के साथ नहीं करेंगे, कौमों का नुकसान है, पॉलिटिकल पार्टीज का नुकसान नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज हमारे मुल्क में तो अल्लाह ने बहुत करम किया है, बड़ा अल्लाह का फजल है, क्योंकि अगर आपकी एक नहीं बनती तो आप दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। हमारे तो बड़े कन्वीनियंस है। हम इनको लोटा भी कहते हैं, कई चीजें इनको कहते हैं, तो ये कर देते हैं। तो ये बड़ी नेमत है अल्लाह की कि हम कर लेते हैं। लेकिन जब तक हम खुद अपने अंदर एक वो कहते हैं ना क्रेडिबिलिटी और इंटीग्रिटी और ऑनर, जो जी अकाउंटेबिलिटी, जो कि कायद आज़म कह के गए हैं, हम उस पर नहीं बिलीव करते, तो मुझे बताओ क्या है। अब बात आती है 1893 के अंदर ड्यूरेंट लाइन खत्म हो गई थी, डिमार्केशन 1893 के अंदर, ठीक है जी। जब वो खत्म हुई, वहां क्या हुआ? पहले अमीर को 1.2 बिलियन इंडियन रुपीस दिए, फिर उसके बाद जब काम आगे बढ़ना शुरू हुआ, थोड़ी रेजिस्टेंस आई, उनको 1.8 मिलियन रुपीस दे दिया अमीर को। गेम तो वहां से शुरू हो गई थी। अब बात यह है कि आइंदा आगे आप उसको खुमियाजा भुगत रहे, रीजन खुमियाजा भुगत रहा है, दुनिया, वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज, वो उसका खुमियाजा भुगत रही है। इसका क्या है? जो आपका नेक्स्ट सवाल आता है कि अब क्या होगा। अब एक तरीके से ये जो लोग हैं जिनको हम तालिब इल्म कहते हैं, ये अनपढ़ तालिब इल्म, इनको कुछ सिखाएं, इनको पढ़ाएं, इनमें अकल डालें कि खुदा के लिए इंसानी जिंदगी। यूरोप में चले जाओ, एक चिड़ी भी आप मार दो ना तो RSPC आपके पीछे आ जाती है। एक बच्ची गुम हो गई थी, पूरे यूरोप में शोर मच गया था। तो हम यहाँ बेदर्दी के साथ लोग मार रहे हैं, इनको समझाओ, कोई कौन समझाएगा? देखते हैं कौन ये इनिशिएटिव लेता है। नजमुल साकिब साहब, आपको क्या लगता है ये जो झड़पें हो रही हैं, ताजिकिस्तान में भी देखा हमने, फिर US में ड्रोन्स अटैक्स होते हैं, अफगानिस्तान उसमें शामिल है, फिर पाकिस्तान के साथ तो वो कर ही रहे हैं कब से। व्हाट डू यू थिंक कि वो अल्टीमेटली अचीव क्या करना चाह रहे हैं? मोटिव क्या है उनका? हिलाली साहब को भी सुना और मीर साहब ने भी कहा, आपने खुद अपने इंट्रो में बहुत अच्छी बातें की हैं। हमें सबको पता है कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, कब से कर रहा है, और इतना कुछ जो हो रहा है। मुझे पहले सबसे एक फिगर बता दीजिए, क्या हमारे DGISPR ने ये कहा कि 67,000
इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं, और डिड आई हियर रॉन्ग? बिल्कुल क्या 6,700 थे कि 67,000 है? बिल्कुल कहा। 67,000 है अगर, तो ये इससे ज्यादा क्या करेंगे? इसका क्या मतलब है? इसकी ग्रेविटी को देखिए। अगर आप कहते हैं जी कि अमेरिका और मेक्सिको का जो बॉर्डर है वो उसको भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लिहाजा पाकिस्तान और उसको इक्वेट कर रहे हैं आप अफगानिस्तान के बॉर्डर से, जो हमारी मुसीबत पड़ी हुई है हमें इस वक्त, और जो अमेरिका और मेक्सिको के बॉर्डर के इश्यूज हैं टोटली डिफरेंट है। आपको कुछ चीजों का ख्याल करना पड़ेगा। क्या ये बॉर्डर अभी पोरस हुआ है कि ये बरस से पोरस है? बिल्कुल अच्छा है ना। अच्छा, बिल्कुल है। 3-4 सवाल और है। आपको पता लगता है कि जी वो फायर करते हैं हम पे, हम उसका जवाब दे रहे होते हैं, तो डरिए सुना, उधर से टेररिस्ट जो है वो आपके अंदर आते हैं। ये आज मुझे पता लगा। हम इसका इलाज आराम से कर सकते हैं, क्यों नहीं करते? दूसरी बात, अगर काबुल में गवर्नेंस नहीं है और वो जाहिल लोग हैं और उन लोगों को कोई ना अकल है ना वो समझ है, और वो एक कबायली किस्म का माहौल है, और उन्होंने एक ऐसी हुकूमत बनाई हुई है जिसको दुनिया में सवाए रूस के कोई तस्लीम ही नहीं करता, तो क्या करें फिर? उनके गवर्नेंस पे हम इश्यूज क्यों उठाएं? उनकी तो गवर्नेंस वैसी होगी जिस तरह की वो हुकूमत है। अच्छा, टीटीपी का जो है वो उन्होंने उसको टूल बनाया है, और जब रामीन आपको ये पता लगे कि आपके किसी टूल से, किसी इंस्ट्रूमेंट से आपके दुश्मन को तकलीफ हो रही है, तो क्या वो टेबल पे बैठ के बात करेगा? नहीं, क्या वो उसको यूज नहीं करेगा आपके खिलाफ? वो कर रहा है। तय है कि हमारे पास सबूत हैं, हम कई दफा कह चुके हैं, पहले इंडिया के बारे में कहा और अभी इनके बारे में सबूत दिए, और वो तालिबान खुद भी मानते हैं, लेकिन वो कुछ चीजें नहीं कर सकते, इसलिए कि करेंगे तो वो जो अंडरस्टैंडिंग हुई है इंडिया के साथ, वो जो इजराइल के साथ हिसाब किताब है, वो जो नेक्सस बने हुए हैं, उनका क्या होगा? इस वक्त की आखिरी बात जी। एक तारीफ करनी है, प्रेज करनी है। आज आपके जो DGISPR ने किया ना, देखिए मुझे लगता है कि इस पूरी उसमें 1-2 मैसेजेस इंडिया को दिए गए। कैसे? जी जी जल्दी से बता। देखिए, बातों बातों में उन्होंने बताया कि खून और तिजारत यानी ब्लड और ट्रेड को अलहदा करके नहीं देखा जा सकता, ठीक है? तो मुझे याद आया कि पुलवामा का जब वाकया पेश आया तो उसके बाद दिल्ली से आवाज आई कि पानी और खून को अलहदा नहीं किया जा सकता, और उसके बाद फिर वो पानी और खून, और इधर खून और तिजारत, और उसके बाद फिर जब ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन होता है पहलगाम का, उस वक्त उसकी गूंज और ज्यादा सुनाई देती है, और साथ ही सिंध तास मुआहदा जो है वो आपका वो मुअत्तल कर देता है इंडिया। मुझे लग रहा है कि ये वाली बात आई है ना, ये किसी ने बड़ी सोच समझ के इंडिया को मैसेज दिया है, और अगर ये ऐसा हो जाए, आपका नुकसान जो तिजारत का होगा वो बहुत कम है उस नुकसान के जो कि अफगानिस्तान को होगा। और ईरान से ये जो अभी आपकी लड़ीजानी की बात हुई है, मेरे ख्याल में आप इस तिजारत को खून से बिल्कुल अलग करें, नंबर 1। नंबर 2, अस्करी हल करने से पहले जरा सही मानों में सिफारती हल को ठीक तरीके से देख लें, और उसमें लड़ीजानी का विजिट जो इसमें सारी चीजें डिसाइड हुई अबाउट अफगानिस्तान, उसको एक मौका दें। ठीक है, मीर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? मीर साहब शॉर्ट कमेंट कीजिएगा। ये नजमुल साकिब साहब ने बात की है ना कि जो रूस ने इसको रिकॉग्नाइज किया है, ये बड़ा गौर से सुनिए, ये बहुत लंबी सोच से किया है। कॉरिडोर इधर से ही बनेगा, ये इसका जो कहना है उसका रिवॉर्ड ये इवेंचुअली रशिया लेगा। 1924 में अगर लेनिन को वार्म वाटर्स की एक्सेस चाहिए थी, आज उन्होंने वही गेम कर रहे हैं कि अफगानिस्तान को रिकॉग्नाइज करके एट वन डे और द अदर, हम रहे ना रहे, लेकिन दुनिया की जो लंबी ग्लोबल पॉलिसी है इनकी, दैट विल गो थ्रू, रिमेंबर दैट। ठीक है, बड़ी गहरी बात की है। बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन, डिस्कशन आपने सुनी, वापस आएंगे बाद, स्टे विद अस।
वेलकम बैक जी। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे इस ऐसे मामले की जो कि लाखों पाकिस्तानियों के रोज़गार, मुस्तकबिल और खलीजी ताल्लुकात पर बराह रास्त असर डाल सकता है। सेनेट फंक्शनल कमेटी बराए इंसानी हुकूक में एक ऐसी बात सामने आई जिसने पूरे मुल्क में तशवीश की लहर दौड़ा दी है। एडिशनल इंटीरियर सेक्रेटरी सलमान चौधरी साहब हैं, उन्होंने कमेटी को ये बताया कि मुत्तहदा अरब अमारात पाकिस्तानियों को वीज़े जारी नहीं कर रहा। यूएई और सऊदी अरब के हवाले से उन्होंने ये बात की। उन्होंने ये भी कहा कि ये दोनों ममालिक पासपोर्ट बैन के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं पाकिस्तान के केस में। अब इन सेक्रेटरी के मुताबिक इस वक्त मुत्तहदा अरब अमारात से ब्लू पासपोर्ट और डिप्लोमेटिक पासपोर्ट रखने वालों को वीज़े जारी कर रहा है, जबकि आम पाकिस्तानी शहरियों के लिए वीज़े बहुत कम और बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो मुत्तहदा अरब अमारात का सिफारत खाना है उसका मौक़िफ़ सामने आया, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। वहाँ के जो सफ़ीर हैं उन्होंने वज़ीर ख़जाना से मुलाकात की पाकिस्तान के, उन्होंने बताया कि जी वीज़ा फैसिलिटेशन रिफॉर्म्स पे बात हो रही है, ऑनलाइन वीज़े, बगैर पासपोर्ट स्टैंपिंग के ई वीज़ा और फिर रोज़ाना 500 वीज़ों की प्रोसेसिंग का दावा उनकी जानिब से किया गया कि हम ये सब फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं। तो ये तस्वीर के दो रुख सामने आ रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तानी हुकाम वीज़ों में सख्ती की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो मुत्तहदा अरब अमारात है वो ये कह रहा है कि जी बैन नहीं है बल्कि फैसिलिटेशन बढ़ाई जा रही है। तो ये मामला है क्या, तजाद है क्या? मीर साहब, आपकी ज़रा सब्जेक्ट पे अच्छी गिरफ्त है, बताइएगा ये मसला चल क्या रहा है? ये जो वीज़े का मसला है इस पर ये भी मौक़िफ़ सामने आ रहा था कि कुछ क्राइम के हवाले से कंसर्न्स हैं पाकिस्तानियों को लेके यूएई के, तो क्या इस बात में सदाकत है? इसके कई जवाब है रामीन। सबसे पहले तो है कि मैं पाकिस्तान की बात करूंगा, मैं हिंदुस्तान की नहीं, बांग्लादेश की नहीं, सिलोन की नहीं या कहीं और की नहीं, मैं पाकिस्तान। हमारे लोग बाहर क्यों जाना चाहते हैं? हमारे लोग क्या बाहर के पैसे दरख्तों में बने हुए हैं? ये इतनी मेहनत करते हैं बाहर जाके, हाँ। और फिर रेमिटेंसेस भी भेजते हैं, हर चीज करते हैं, पाकिस्तान में क्यों नहीं? इसलिए कि जो हमने पहले सेगमेंट में जो बात की है, डिसकंटेंट के अंदर, इंस्टेबिलिटी के अंदर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से लोग भाग जाते हैं बाहर। सारे पाकिस्तान कई दुनिया के अंदर जाते हैं, तो ये बाहर जाते हैं। फिर उसका सेकंड पार्ट आता है कि ये कई क्रिमिनल एक्टिविटीज में आ जाते हैं, कई ह्यूमन ट्रैफिकिंग में आ जाते हैं। आपने सऊदी अरेबिया में देखा कि हज के बहाने जाते हैं, वहां जाके भीख मांगनी शुरू कर देते हैं। इसीलिए सेनेट के अंदर भी कहा है कि सऊदी अरेबिया और यूएई ने बड़ा क्वाइटली इसको बंद कर दिया, हालांकि उसको रिफ्यूट किया है यूएई के एम्बेसडर ने, ठीक है। लेकिन आपको बात बताऊं, हम लोग जो है हमने जाके बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान के नाम का, बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा। हमने हर सिस्टम को खराब कर दिया। बरतानिया में चले जाए, सोशल सिक्योरिटी सिस्टम को तबाह करके हमने रख दिया। ये नहीं कि पाकिस्तान में लोग हैं, उसमें इंडिया भी है, बांग्लादेश, आज सारे। लेकिन मैं तो अपने मुल्क की बात करूंगा। तो जब आप ये करते हो, एक जमाने में आप बरतानिया में उतरते थे और आपको अराइवल पे वीजा मिलता था। आपने इतनी मिसयूज किया, 71 के इमिग्रेशन एक्ट आ गया, उसके बाद आपका वीजा का सिस्टम हो गया। आज आप देख लो कि क्या आपका हालत है। आप यूएई के अंदर जब आप बात करते हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इतनी आपने की है, हमने की है, हम करते हैं। साथ साथ फिर उसका जो तीसरा एक जवाब बनता है, ब्रीफली मैं बता रहा हूं, तीसरा जवाब ये बनता है कि हमारी जो एफआई है, मैं बिल्कुल उसको सपोर्ट करता हूं। बिल्कुल एयरपोर्ट पे तंगी होती है लोगों की कि अगर आपकी कुछ मैच नहीं कर रही, वो आपकी बेहतरी के लिए भी, मुल्क की बेहतरी के लिए भी वो एक थोड़ा सा डिले हो जाता है और ऑफलोड भी कर देते हैं। लेकिन अगर आपके कागजात पूरे नहीं होंगे, एफआईए चलो एक या दो अगर कोई गलत भी करके भेज भी देता है, वो जब वहां से डिपोर्ट होके आएंगे, नाम किसका खराब होगा? इमेज खराब होगा। आपका इस वक्त क्या टारगेट है? आपका रेटिंग किधर है? You're 92 in the world। तो अगर 92 in the world है, तो आप मुझे बताओ कि it is not disastrous, it is catastrophic। It is catastrophic। अब जो चीज आती है, आपने इसको हमने जाना सोल्यूशन की तरफ। ये जो आपके एजेंट्स यहाँ फिर रहे हैं, मुझे अच्छा लगता है, ये गवर्नमेंट ने बड़ा सख्त इकदाम दिए, इंटीरियर मिनिस्ट्री ने ये पकड़े इन एजेंट्स को। हमने भी, अगर आपको याद है, एक प्रोग्राम के अंदर हमने पकड़वाए हैं। द क्वेश्चन इज कि ये जब तक हम नहीं करेंगे, और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आज मैं इंटीरियर मिनिस्टर और मिनिस्ट्री को कहूंगा, एफआईए के स्टाफ को बड़ा करो। एफआईए का स्टाफ बड़ा नहीं है, इनएडिक्वेट है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट इज इनएडिक्वेट।
ठीक हर बंदे ने कहा कि जी हम डबल टाइम काम करना चाहते हैं, हमारे पास लोग ही कोई नहीं है, लोग नहीं तो है। प्लीज भर्तियां करें ताकि एयरपोर्ट ठीक आपके है, फैसिलिटी ठीक है, रिसोर्सेज की भी बड़ी अच्छी बात की आपने। नजमुल साकिब साहब, ये जो मसले बता रहे हैं मीर साहब, जिसकी वजह से यूएई कह रहा है कि शायद वीज़े ना दिए जाएं, या फिर वो डरते हैं, कह नहीं भी रहे अगर, कि वहाँ पे बैगिंग शुरू हो जाती है, क्राइम होता है, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान अगर कोई लोगों को बाहर भेजता है, यहाँ से लोग जो बाहर जाते हैं, उसमें ऐसी चेकिंग हो, ऐसा चेक एंड बैलेंस हो कि अच्छी खेप ही जाए बाहर, कि पाकिस्तान का नाम रोशन ही हो? जब सेनेट में बात होती है कि वीजे बंद हो गए हैं और एम्बेसी ऑफ यूएई कहती है कि जी वीजे मिल रहे हैं, सच इसके दरमियान में वो आपको बता देते हैं। पहला सच ये है कि वीजे मिल रहे हैं, तकरीबन 500 वीजे रोजाना की बेसिस पे, और खासतौर पे जब से ये नया वीजा सेंटर बना है ना, उसको अगर आप उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स देखें तो आपको पता लगेगा वीजे मिल रहे हैं। नंबर 2, आपके डिप्लोमेटिक पासपोर्ट होल्डर्स, आपके ऑफिशियल पासपोर्ट होल्डर्स, आपके सारे डेलीगेशंस को आराम सुकून से वीजे मिल रहे हैं। ठीक है। मसला उन लोगों का है जो यहाँ ये कहते हैं कि वहां हम जा रहे हैं, हम ये काम करेंगे, हम वो काम करेंगे, वहां जाते हैं और गैर कानूनी सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू कर देते हैं। वहां जाते ही जब उनको पता लगता है कि उनका कफील या उनका जो स्पॉन्सर है उनसे काम नहीं हो रहा, वो भीख मांगनी शुरू कर देते हैं। फिर जो कागजात आप जमा कराते हैं, आपकी डिग्रियां जाली हैं, आपकी डिग्रियां इतनी जाली हैं कि इस साल के जनवरी में बाकायदा तौर पे यानी अबू धाबी में और दुबई में ये मीटिंग्स हुई, उन्होंने कहा यार इसका को हल करो। ये हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, इधर से जो लोग आते हैं, इनकी डिग्रियां किस तरीके से चेक कराएं, क्योंकि वो कहते हैं जी मैंने पता नहीं एमबीए फलाना किया था, पता लगता है उसको तो अपना नाम अंग्रेजी में लिखना नहीं आता। अच्छा, फिर ये है कि आपने अब यानी फौरी तौर पे मैं फिर से कहूंगा, मीर साहब मेरा भी टाइम ले जाते हैं, मैं सिर्फ 1 मिनट में आपको बताऊंगा कि करना क्या है। वो लोग जो दुबई जाना चाहते हैं, सबसे पहले अपने कागज सीधे कर लीजिए, अच्छा, पुलिस वेरिफिकेशन ले लीजिए, जो कागज जमा कराते हैं वो अटेस्ट करवाइए सही तरह से मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के कॉन्सुलर सेक्शन से, कागज ठीक रखिए, अपनी बैंक स्टेटमेंट आपकी ओरिजिनल हो, ये ना हो कि आपने 3 दिन पहले मीर साहब से कह के 2 करोड़ रुपए अपने में डलवा दिए हैं कि देखें जी मेरे पास इतने पैसे हैं। सही सच बोलिए तो ये 500 जो है ये 5000 भी हो सकते हैं अभी से। सर ये सवाल आपके लिए छोड़ फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।